तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने वन फेराडे आखिर होता क्या है इस बारे में चर्चा कर ली थी। तो आगे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ में मूव करते हैं, दैट इज फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फेराडेज, मिशाल फेराडे, इन्होंने टोटल 2 लॉ दिए थे, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के संबंधित, जिसमें से हम लोग पहले लॉ का अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ऑब्वियस है कि मैं बाद में ही सिखाऊंगी, और अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ हम लोग थ्योरी कवर कर रहे हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो लॉ है इसकी हमें नीड क्यों पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सिंस इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है हम बचपन में भी पढ़ते हैं, और इवन इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। बट द फैक्ट इज कि इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन तुम्हें दे देना चाहिए, अगर तुम में से कुछ लोग भूल गए हैं तो उनके लिए। अभी जैसे मान लेते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस, तो एक बेसिक जानकारी एक हर स्टूडेंट के दिमाग में होती है इलेक्ट्रोलिसिस को लेकर, कि आपके पास में एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर में ऑब्वियस है इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं एज एनोड एंड कैथोड, ठीक है। तो मैं फिलहाल बना देती हूँ, ये स्टिक मेरी एक एनोड है और ये वाली स्टिक मेरी एक कैथोड है। इन दोनों एनोड को और कैथोड को हम लोग वाया इलेक्ट्रिकल डीसी पावर सप्लाई के थ्रू हम लोग इस तरीके से जोड़ते हैं, यानी कि बाहर से करंट सप्लाई करते हैं, और नीचे यहाँ कंटेनर के अंदर में एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसको हम लोग कहते हैं, आप लोगों का क्या, इलेक्ट्रोलाइट, बराबर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब जब हम लोग करंट सप्लाई करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये डिकम्पोज होता है। हमने इस बारे में भी बातचीत की हुई है कि अगर आपके पास एक्वस NaCl होता है तो किस तरीके से डिकम्पोजिशन होगा, अगर कंसनट्रेटेड NaCl है तो किस तरीके से डिकम्पोजिशन होगा, राइट, याद आ रहा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है, बराबर, ये हम लोग एक्चुअली नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल। अभी हम लोगों का मेन मुद्दा ये है कि जो प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, उस बने हुए प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी होगी। जैसे हम लोगों ने पुराने क्लासेस में क्या पढ़ा था कि अगर आप लोगों के पास क्या है, बोलो, अगर आप लोगों के पास एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिसिस में कोई आप लोगों को केमिकल दिया हुआ है, तो वो केमिकल इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देगा, राइट। यानी कि हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा था, ठीक है, कि क्या बनेगा, कब और कहाँ, कैसे, किन कंडीशंस पर। बट राइट नाउ जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटी के साथ ये बातचीत करती है, ठीक है। इसकी बातचीत क्या होती है, ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्वांटिटी वाइज वो पर्टिकुलर सब्सटेंस कितने अमाउंट में क्या हुआ है, बोलिए, प्रोड्यूस हुआ है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। जैसे अगर कोई कहेगा कि कैथोड पर लेट्स से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये बात करता है कि आखिर आप लोगों के ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस हुई, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, वो इस पे बातचीत करती है, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट होता है उसका मतलब ये होता है कितनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बनी, ठीक है, कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बना, या फिर आप कोई दूसरी मेजरेबल यूनिट ले सकते हो, बट उसका मेन कंसर्न रहता है क्वांटिटी को लेकर। तो जो फेराडे का फर्स्ट लॉ है उसका पूरा का पूरा ध्यान किस बात पर है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। ऑब्वियस है कि फेराडेज की जो लॉ की जो स्टेटमेंट है आपको अपनी रिस्पेक्टिव बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, चाहे कोई भी बोर्ड्स की पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, अपनी स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड या जो भी बोर्ड है, उस बोर्ड के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की जो मतलब उस पर्टिकुलर लॉ की जो डेफिनेशन है वो याद करोगे और एग्जाम में लिखोगे। बट द फैक्ट इज कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपसे कहना क्या चाहता है, मैथमेटिकली या फिर न्यूमेरिकली। तो देखो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोड पे जाओ, ठीक है, यानी कि आप कैथोड की बात कर रहे हो या फिर आप एनोड की बात कर रहे हो, इस पे फोकस मत रहो, आप किसी भी इलेक्ट्रोड पे जाइए, एट एनी इलेक्ट्रोड
ऑब्वियस है कि उस रिएक्शन में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना होगा, ठीक है। तो उस किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, अगर जैसे तुमको ये कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ, अच्छा मैंने प्रोडक्ट लिखने की जगह डायरेक्ट प्रोड्यूस लिख दिया, तो जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है अगर हमें उसके बारे में बातचीत करनी है तो फैराडे लॉ का जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो ये कहता है कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि लेट्स से वेट, ठीक है, या लेट्स से वेट यानी कि वेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वेट ऑफ प्रोडक्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस पूरी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कितने चार्ज मतलब आपने कितना चार्ज आपने उस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या किया है, प्रोवाइड किया है, ठीक है, कितना चार्ज उस पूरे सर्किट जो है ना, इलेक्ट्रोलिसिस एक सर्किट ही है, उस पूरे चार्ज आपने वहां से कितना फ्लो करवाया है उस इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर से, वो इस चीज पे डिपेंड करता है। यानी कि वेट ऑफ प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट का जो वेट होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है कि उस पूरे प्रोसेस के दौरान कितना चार्ज एक्चुअली फ्लो हो रहा है उस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर से। बस यही होता है तुम लोगों के फैराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और बस इसी सेम लॉ को लोग अलग अलग तरीके से फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज नॉट एट ऑल अ बिग इशू। जैसे कि अभी हम सब बचपन से ये एक बात तो जानते ही हैं, आपने 10th क्लास पढ़ी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, चाहे 10th में ना पढ़ा हो कम से कम 9th में तो पढ़ा ही होगा। हम में से सब जानते हैं कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, बताइए, IT होता है। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? Q इक्वल टू IT होता है, दैट इज चार्ज इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। तो मैं यहाँ पे, तुम्हें नहीं लगता कि इसी सेम फॉर्मूले को या इसी सेम भाषा, इसी सेम कंसेप्ट को हम ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है या कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट आप लोगों का बना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है, बताओ किस बात पे डिपेंड करता है, कि वहाँ पे आपने कितना एम्पियर करंट आपने उस पर्टिकुलर कंटेनर से फ्लो करवाया और कितने समय तक के लिए फ्लो करवाया, ठीक है, कितने आपने एक एम्पियर करंट उस कंटेनर या उस इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर से आपने फ्लो करवाया और कितने समय तक के लिए आपने फ्लो करवाया। तो दोनों ही सेम चीज़ें हैं, आप इस भाषा में बोलो या फिर आप इस भाषा में बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ओके। अब जैसे कि तुम जानते हो मुझे ऑब्वियस है कि फॉर्मूले डिराइव करने होंगे, तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ये आपको दिख रहा है, ये कौन है आप लोगों का? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मुझे क्या करना है? हटाना है। तो ये पूरी दुनिया जानती है कि जब जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया जाता है और उसके बदले में इक्वल टू लगाया जाता है तो हम लोगों को एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लगाओगे तो ऑब्वियस है कि आपको इक्वल टू के लगाने के बाद कांस्टेंट लिखना पड़ता है। तो जो फैराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, इस कांस्टेंट को हम लोग सिंबल देते हैं ZIT, मतलब IT तो ऑब्वियस है पहले से था, इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को हम लोग सिंबल क्या देते हैं आप लोगों का Z, और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ECE, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। जैसे दुनिया में हर कांस्टेंट का नाम होता है, इस कांस्टेंट का भी तुम्हारी लाइफ में ये नाम है, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इन शॉर्ट वी विल इंडिकेट इट विद व्हाट? आप लोगों का Z। अब बात ये है कि जैसे आपने बचपने में यानी कि 11th स्टैंडर्ड में जब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इज PV इक्वल टू nRT, तो वहां पे जो R था वो R क्या होता था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मतलब आप दुनिया में चाहे कोई भी आइडियल गैस लो, हमेशा उस R की वैल्यू कितनी रहती थी? 0.0821 लीटर ATM केल्विन वर्स मोल इनवर्स, राइट। अच्छा, या फिर अगर मैं जूल के टर्म्स में बोलूँ तो कोई दूसरी वैल्यू आएगी, बट जो भी वैल्यू होती थी वो कि हर गैस के लिए वो सेम होती थी। बट यहाँ पे अगर कोई मुझसे Z के बारे में बातचीत करेगा तो Z के बारे में पहली बात तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये एक कांस्टेंट है, इन शॉर्ट हम इसको ECE कह रहे हैं। और दूसरी बात हम लोगों को इस Z के बारे में ये पता होनी चाहिए थी कि ये आप लोगों का एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू बोलो क्या करेगी? वेरी करेगी, ठीक है। अब वो वैल्यू वेरी करेगी मतलब अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट लेट से आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए Z की वैल्यू अलग आएगी।
अगर आप कोई दूसरे आयंस की बात करो, जैसे मैं बात कर रही हूँ क्लोराइड आयंस, तो क्लोराइड आयंस के लिए Z की वैल्यू अलग होगी एज कंपेयर टू ऑक्साइड आयंस। तो ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यू आपकी पर्टिकुलरली आप किस सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हो उस सब्सटेंस के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि Z होता क्या है। तो अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि आप मैडम Z को डिफाइन कैसे करोगे, या फिर आपके नज़र से Z होता क्या है, या फिर इस Z की वैल्यू को आप कैलकुलेट कैसे करते हो, तो देखो Z की वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान कार्य है। ठीक है, अगर आपको Z बताना है कि Z दुनिया में क्या होता है, आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो Z को। Z इज नथिंग बट इट इज़ अ रेशो। ठीक है, Z कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक रेशो होता है। इसको मैं डिफाइन भी करवा दूंगी, लेकिन पहले फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को पूरा समझ लेंगे, उसके बाद हम इसको डिफाइन के इसमें घुसेंगे इसके। अगर कोई पूछेगा कि Z है क्या, तो आप Z को कहते हो कि Z इज नथिंग बट Z इज अ रेशो। अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि इट इज अ रेशो, तो ऑब्वियस है किसी ना किसी क्वांटिटी का रेशो होगा। अब हम लोगों को पहले तो ये सोचना है कि ये किस पर्टिकुलर क्वांटिटी का देखो ये रेशो है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो Z के बारे में अगर तुम्हें बातचीत करनी है, ये बताना है कि वो किस क्वांटिटी का रेशो है, तो एक बात याद रखना, Z इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन से आयंस पे बातचीत कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप क्या आयंस ले रहे हो, जैसे क्लोराइड आयन ले रहे हो कि क्या ले रहे हो कि ऑक्साइड आयन ले रहे हो, इन सारी चीज़ों पे आप लोगों का क्या करता है, Z आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अगर मैं आयंस चेंज करती हूँ तो आयंस के चेंज करने की वजह से जो चार्ज होता है, जैसे ऑक्साइड आयन पे -2 का चार्ज है, क्लोराइड आयन पे -1 का चार्ज है, राइट, ये इस तरीके से होता है। हाँ, तो बेसिकली आप लोगों का ये जो पर्टिकुलरली Z है, ये ऑब्वियस है कि फिर आपका चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो अब हम लोग पहले Z के बारे में पढ़ लेते हैं। Z क्या होता है, Z होता है E डिवाइडेड बाय F। ठीक है, Z क्या होता है, E डिवाइडेड बाय F। अब यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म E एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म F। F के बारे में तुमने पढ़ा है, अभी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। बोलो F कौन होता है, F का मतलब होता है फैराडे। F का मतलब होता है 1 फैराडे। अब 1 फैराडे का मतलब अगर तुम डिटेल में मुझसे पूछोगे तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, बराबर। और अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि यहाँ पे E क्या होता है, तो E के बारे में भी तुम लोग जानते हो। तुम लोगों को जो 11th के चैप्टर्स पढ़ाए गए ना, वो बहुत ही एकदम प्लान वे में पढ़ाए गए हैं, कि ताकि जब तुम 12th में वो सारे कंसेप्ट के साथ गो थ्रू करो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार हमको तो ये सब चीज़ें पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम लोगों को ये चीज़ मैं शायद कई बार बता चुकी हूँ, इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी फैक्टर, है ना। अभी शायद जब मैंने तुम्हें ये पढ़ा रही थी, क्या नाम है इसका, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो उस वक्त मैंने ये सारी चीज़ें रिकॉल भी करवाई थी। तो अगर तुम में से कोई इंसान भूल गया है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो वो जाकर या तो वापस से रेडॉक्स के वीडियोस देख सकता है, या फिर अभी जो पुराने वीडियोस जो सिखाए गए थे उसमें भी देख सकता है। अब तुम समझ ही गए होगे यहाँ पे E का मतलब क्या होता है। E का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, E का मतलब होता है क्या, इक्विवेलेंट वेट। एंड इफ समबडी आस्क यू कि हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, मतलब जिस आसानी से एक इंसान फॉर्मूले को देखकर मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वो निकाल लेता है, तो वो ये कैसे निकालेगा मैडम, इक्विवेलेंट वेट कैसे होता है। तो इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग, आप बस क्या करो, जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया गया है आप उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर वेट आप उसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दो, बस खत्म। अब वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, या फिर वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, ये सब हमने रेडॉक्स में पढ़ा है। हाँ, लेकिन जब मैं ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रोलिसिस के इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, तब मैं फिर से एक बार बहुत ही शॉर्ट में ये चीज़ बता दूंगी। रीज़न कि जितना डिटेल में हमने वैलेंसी फैक्टर निकालना 11th स्टैंडर्ड में सीखा था, उतने डिटेल की आपको यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत ही मतलब यहाँ पे सिर्फ आयंस में हम लोग डील करते हैं, तो आयंस में हम लोगों को उतने ज़्यादा वैलेंसी फैक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी ज़्यादा हम लोगों ने रेडॉक्स में सीख कर रखे हैं। ठीक है, जितने डिटेल में हमने सीख कर रखे हैं उतने डिटेल में हम लोगों को इसकी नीड ही नहीं पड़ती है। ठीक है, बस डन। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, Z होता क्या है,
Z के अंदर का जो E है वो कैसे निकालते हैं। और तीसरी चीज जो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रोड आप ले रहे हो सकता है आप एनोड ले रहे हो सकता है आप कैथोड ले रहे हो, तो किसी भी एनोड पे या किसी भी कैथोड पर कितने अमाउंट में, अमाउंट यानी कि वेट, कितने वेट वाइज कितने प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ, ये कैसे निकालेंगे हम लोग। आप सिंपल क्या करोगे, जो भी Z है, अगर आपको चार्ज दिया है तो आप या तो चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बट अगर आपको चार्ज नहीं दिया है, लेट्स से क्वेश्चन में करंट और लेट्स से टाइम इंटरवल, इसके बारे में अगर जानकारी दी गई है तो देन इट वुड बिकम व्हाट, आप लोगों का ZIT ये बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया खत्म। तो फैराडेज का जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, बताइए वो क्या कहता है। वो सिंपली इतना कहता है, किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोड से प्रोडक्ट बनते हैं, उन इलेक्ट्रोड्स के प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि उस पूरी प्रोसेस के दौरान उस सर्किट से, उस इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर के अंदर वाले सर्किट से कितना चार्ज आपने फ्लो करवाया है, या फिर मैं सिंपल ये कह सकूं कि वो IT भी आप उसको लिख सकते हो। बस खत्म। बस यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो ये वेट निकल के आता है, ये निकल कर आता है ग्राम में। क्यों ये ग्राम में निकल के आता है, क्योंकि Z निकालते वक्त जब हम मॉलिक्यूलर वेट का जब इस्तेमाल करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए जो हमारी यूनिट होती है वो ग्राम वाली होती है, ग्राम मोल इनवर्स, याद रखो, है ना। तो इसीलिए ये चीज़ निकल कर आती है ऐसी, ठीक है। तो ये चीज़ निकल के आती है आपकी ग्राम में। आप यहाँ पे जो करंट यूज़ करते हो ये आप लोगों का किस में होना चाहिए, एम्पियर में होना चाहिए। ये मैं इसीलिए लिखा कर दे रही हूँ क्योंकि समटाइम्स ये चीज़ ऐसी हो जाती है कि करंट आपको या तो माइक्रो, मिली इस टर्म में दिया होता है, तो आप उसको कन्वर्ट करके एम्पियर में लाओ। और तीसरी चीज़, जो टाइम इंटरवल आप यहाँ पे यूज़ करोगे वो स्ट्रिक्टली सेकेंड्स में होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट से गलती हो जाए, इसीलिए क्वेश्चन वाला क्या करता है, उसको आवर्स में दे देता है या फिर मिनट्स में दे देता है, तो आपको कन्वर्ट करना होगा। इस बात का आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा, और ऊपर से मैं एक और बता दूं, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ते वक्त आपको कुछ चीज़ें मुंह जबानी देखो रटी हुई होनी चाहिए। जैसे आपको कभी आज तक ये नहीं कहा गया कि आप पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके आप एटॉमिक नंबर याद कर लो या सबका एटॉमिक मास याद कर लो, बट यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारे कॉपर नामक महाशय होते हैं, है ना, कॉपर का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है आपका 63.5, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप बार बार ये देखोगे कि कॉपर एक ऐसी स्पीशीज है जो आपको इस पर्टिकुलर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंतर्गत आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर किसी को कॉपर का वेट नहीं पता है, और मान लेते पेपर में भी नहीं दिया, क्योंकि कई बार नहीं दिया होता है, मैं बता दूं तुमको, ठीक है, तब आप ऐसे में क्या करोगे, तो इसीलिए आपको कॉपर के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे एक और बहुत ही फेमस चीज होती है, दैट इज सिल्वर। आपको सिल्वर के भी एटॉमिक वेट के बारे में पता होना चाहिए। तो जो सिल्वर महाशय होते हैं, ये सिल्वर महाशय आपके कितने रहते हैं, ये 108 ये रहती है इसकी वैल्यू। ये मैं मास बता रही हूँ, पता चले कई महारथी ये सोचें कि ये मैडम आपने एटॉमिक नंबर बताया है, आई एम टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास। तो ये जो था, ये 2 एटॉमिक मास तो आपको एकदम मुंह जबानी क्या होने चाहिए, रटे हुए रहने चाहिए। बस खत्म। इतना तुम लोगों ने अगर कर लिया तो बहुत है। हाँ, अगर तुम पीरियोडिक टेबल खोलोगे और सिल्वर का एक्चुअल एटॉमिक मास देखोगे तो 107.8 रहता है, बट हम लोग उसको राउंड ऑफ करके 108 ही लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफिकली ना बोला हो कि आप 107.8 का इस्तेमाल करें। अब एक बार तुम्हारी देख लेते हैं। अब देखो, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही आसान सी चीज थी, अननेसेसरी। जो तुम लोगों की इस साल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताब आई है, उसने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर दिया है, अननेसेसरी। मतलब ऑलरेडी इतनी सिंपल और लूसिड लैंग्वेज में ये चीज बताई गई थी कि जितना भैया आप करंट फ्लो करवाते हो, ठीक है, जितने समय तक के लिए, प्रोडक्ट सीधा सीधा बात है भैया, उस पर डिपेंड करता है। ये 2 लाइन का था और तुमने अभी जैसा देखा कि फॉर्मूला भी कितना आसान है उसका। मतलब एज सच कंफ्यूजन वाला यहाँ पे कोई पार्ट था ही नहीं, बट पता नहीं क्यों इन लोगों को अच्छा नहीं लगा, तुम लोगों की सुखद जिंदगी शायद रास नहीं आई होगी, तो इन्होंने उठाया और उसको उठा के मार दिया है चेंज इन द सेंस इस तरीके से चेंज कर दिया है कि कुछ अजीबोगरीब नए नवेले डेरिवेशंस ले लुआ के आए हैं और वो डेरिवेशंस तुमको दिए गए हैं कि इसको यूज करो, ये नया फॉर्मूला, ये वो फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालो। बट मैं तो सही बताऊं, इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। जो चीज बहुत ही अच्छे तरीके से ऑलरेडी थी
उसको इतना बर्बाद करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता थी, बट उन्होंने कर दी है, तो बुक वालों के अकॉर्डिंग भी हमें पढ़ना पड़ेगा ही। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक बात याद रखना, जो लोग सीबीएसई बोर्ड्स के, उन लोगों को ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उन लोगों के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो चुका है। वो लोग अपना आराम से बैठें और अपना आगे की सेकेंड लॉ वाले वीडियोस की तरह मूव करें। हाँ, बट ऑब्वियसली जो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के प्राणी हैं, उन लोगों को तो चीज़ें देखनी ही पड़ेगी कि उनकी बुक में ये चीज़ कैसी लिखी गई है ना। उनको ये पढ़ना पड़ेगा कि भैया ये कैसा है, कितना है, क्यों है। तो हम लोग इसको समझते हैं आगे। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो चाहो तो अपना कैसा है ऑफ ले सकते हो कि हाँ हमारा हो चुका है खत्म, हम लोगों को अब आगे पढ़ने की फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, बाकी फैराडे वगैरह क्या होता है ये सब कुछ मैं ऑलरेडी तुम लोगों को चीज़ें बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ एक बार इनकी स्टेट बोर्ड की किताब को देख लेते हैं। देखो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पहले तो है कहाँ, तो यहाँ पे इसने फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करके एज सच हेडिंग नहीं दी है, ठीक है, तुम्हारी बुक में, बट एक्चुअली ये जो हेडिंग दी है ना कि कैलकुलेशंस ऑफ, एक मिनट, हेलो, हाँ ओके मैं कर देती हूँ। देखो, तो एक्चुअली इसने कोई हेडिंग तो नहीं दी कि फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है या फैराडेज का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। तो मुझे नहीं लगता कि एज पर तुम्हें कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड्स में कि राइट, मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वालों को, कि फैराडे का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट लिखो या सेकंड लॉ का। बट तुम्हें पता होना चाहिए ये जो हेडिंग दी है ना, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, बेसिकली ये यहाँ पूरा पेज नंबर 100 पे जो आपको डेरिवेशन दिख रहा है, यही फैराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। और जो पेज नंबर 2 में आपको दिख रहा है, ये बेसिकली फैराडेज का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। तो कौन सी चीज़ फर्स्ट लॉ में आती है और कौन सी चीज़ सेकेंड लॉ में आती है तुम्हें पता होना चाहिए। एक मिनट, ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर इसने जो चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट करके लिखा है, हम इसको समझते हैं 2 मिनट की आसान भाषा में। मैंने अभी पुराने पूरी क्लास के दौरान तुम्हें क्या बताया कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो प्रोडक्ट बनता है, हम उस प्रोडक्ट का वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वेट कैलकुलेट कर रहे हैं। यही मैंने तुमको बताया है। हाँ, तो मैम आप वेट निकालते कैसे? तुम लोगों को 11th क्लास पढ़ाई गई है पूरी तरीके से, तो 11th क्लास स्किप तुमने कभी की नहीं है जैसा बाकी स्टूडेंट्स कर लेते हैं। तो एक चीज़ तो तुमको अच्छे से पता है, बताइए वो क्या? ठीक है, बताओ। एक चीज़ जो तुम लोगों को अच्छे से पता है वो ये कि अगर कोई तुमसे ये पूछे कि मोल्स क्या होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या चाहे वो कोई भी क्वांटिटी हो दुनिया की, तो हम में से सब लोग ये जानते हैं कि मोल्स होता है मास अपॉन में मोलर मास, बराबर है ना। जो भी क्वांटिटी आपसे पूछी जा रही है, किसी भी चीज़ के अगर आपको मोल्स पूछे जा रहे हैं, तो मोल्स का सीधी भाषा में एक ही अर्थ होता है, और वो क्या होता है बताइए? मास अपॉन मोलर मास। तो समबडी आस्क मी कि आपके पास प्रोडक्ट जो बना, ठीक है, जो आपके पास प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट के आपके पास मोल्स कितने हैं? तो मैं ये कहूँगी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपको क्या पता होना चाहिए? मास पता होना चाहिए, ठीक है, और आपको क्या पता होना चाहिए बताओ? मोलर मास पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे लेट्स से अगर मैं कहूँगी कॉपर बन रहा है, तो कॉपर का आपको पता होना चाहिए 63.5। अगर सिल्वर बन रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 108, लाइक दैट। अब मैंने तुमसे ये कहा कि आपके जो इलेक्ट्रोड है उस पर कितना अमाउंट में वो प्रोडक्ट बन रहा है। अभी हमने जैसे पुरानी बातचीत की, हमने पूरी बातचीत किसके टर्म्स में की? वेट के टर्म्स में की। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कितना अमाउंट का प्रोडक्ट बन रहा है, तो तुम ये कहोगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो वेट है दैट इज इक्वल्स टू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मोल्स और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है आप लोगों का मोलर मास। ये तो बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री है, इसमें अभी तक एज सच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली कोई भी चीज़ नहीं हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की। अब बात ये आती है कि आपको मोल्स कैसे पता चलेंगे, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए ये आपको कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता है कि वहाँ कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए? तभी तो मैं वेट निकाल पाऊंगी अगर मुझे ये पता होगा कि कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं।
तो मोल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं इस चीज को पता लगाने के लिए तुम्हें पुरानी क्लास यानी कि जो वहाँ पे मैंने 1 फैराडे समझाया था वो तुम्हें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अब 1 फैराडे का अगर तुम्हें मतलब पता है तो तुम इस मोल्स वाली गुत्थी को बहुत ही आसानी से सुलझा लोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रफ वर्क करते हैं ग्रीन चीज से ताकि तुम्हें पता चले। बताओ, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें 1 फैराडे क्या बताया था? मैंने तुम्हें 1 फैराडे ये बताया था कि अगर 1 फैराडे को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप किस तरीके से डिफाइन करोगे कि जैसे हमने क्या बोला था कि अगर मैडम मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन होता तो उस एक इलेक्ट्रॉन पे ना इतना चार्ज होता था, बराबर। लेकिन अभी ना आपने मुझको कितने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। तो बताइए उसमें चार्ज कितना? यही काम किया था हमने लास्ट क्लास में। ठीक है, ओके। अब बात ऐसी है कि पूरी कोर्स ऑफ रिएक्शन में आपके सर्किट के अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं ये तो आपको दिखेगा नहीं, राइट? ये तो आपको दिखने नहीं वाला। इलेक्ट्रॉन तो बोलेगा नहीं अरे देखो देखो मैं 2 लाख इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। आपको क्या दिखता है? आप क्या मेजर कर सकते हो? फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हो। क्या मेजर कर सकते हो? चार्ज आप मेजर कर सकते हो। मतलब आपको ये पता हो सकता है कि उस पूरी इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रोसेस में आखिर आपने कितना चार्ज, या फिर मैं यही कह सकूं कितना I × T आपने उस सर्किट के अंदर से बोलो क्या करवाया है, फ्लो करवाया है ना। आप बेसिकली ये पता लगा सकते हो क्यों करंट कितना फ्लो हो रहा है और कितने समय के लिए फ्लो हो रहा है। अगर तुम ये पता नहीं लगा पाए तो भगवान तुम दुनिया में फिर क्या काम करोगे, है ना। अपन ये तो आसानी से पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हो रहे हैं, ये नहीं पता लगा सकते 1 लाख 2 लाख 2 करोड़ 3 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी थोड़ा बता जा सकती है, लेकिन हाँ चार्ज हमको पता हो सकता है। सो बेसिकली इफ आई वुड से कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज हो रहा है और मुझे टोटल चार्ज गिवन है, ठीक है, टोटल चार्ज गिवन है। अब टोटल चार्ज गिवन होने के लिए हो सकता है I गिवन हो सकता है T गिवन हो, या फिर हो सकता है डायरेक्टली टोटल चार्ज की वैल्यू गिवन हो। और मुझे अगर टोटल चार्ज गिवन दिया हुआ है तो कोई मुझसे पूछेगा कि बताइए मैडम कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उस सर्किट से फ्लो हुए, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, बताओ। जैसे ही उसी तरीके की बातचीत हुई, 1 दर्जन केले मान लो आते हैं 50 रुपए के। तो अगर तुम्हारी मम्मी ये पूछेगी ले भाई बेटा 2000 रुपए का नोट लेकर जा पिंक वाला और बता कितने दर्जन तू केले लाएगा, तो क्या करोगे? 2000 डिवाइडेड बाय जितना करोगे ना, डिवीजन परफॉर्म करोगे। तो ये वही सेम बातचीत है। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उस सर्किट से फ्लो हुए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता लगाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं पड़ेगी। आप क्या कहोगे कि जितना भी चार्ज गिवन है, हो सकता है कि चार्ज आपको डायरेक्टली गिवन हो एज इन द फॉर्म ऑफ क्यू, डायरेक्टली आपको गिवन हो डायरेक्टली। अब कई बार नहीं भी देता है तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम क्यू की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, IT का इस्तेमाल कर लेंगे। बट अगर चार्ज दिया है, ठीक है, क्यू चार्ज आपको दिया है, तो आप उस क्यू चार्ज को किससे डिवाइड कर दो? इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दो जो भी आपको टोटल चार्ज गिवन है। किससे डिवाइड कर दो बताओ? इस पर्टिकुलर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास क्या है, बताओ कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, फ्लो करवाए हैं। ठीक है, आपने कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी देखो वही किया गया है। जो टोटल चार्ज है Q उसको डिवाइड किया गया है किसने से? 96500 से। 96500 से क्यों? क्योंकि 1 मोल के लिए उतना होता है ना, तो अब हमें नहीं पता कितने मोल्स हैं, राइट। तो इसके लिए 1 मोल के लिए इतना होता है, तो बताइए उसके लिए कितना होगा। तो ये देखो फॉर्मूले में वही आ गया। अगर आपसे कोई मोल्स के बारे में पूछेगा तो आप वहां पे क्या लिख सकते हो, Q/96500, या फिर अगर Q नहीं पता है तो उसके बदले में लिख सकते हो I × T। बस खत्म। यही सेम चीज देखो यहाँ पर है, मोल्स की जगह ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, ये रहा आपका मोलर मास। अब बात आती है यहाँ पे एक और चीज को उन्होंने उठा के ले आए। ये कौन है? ये मोल रेशो। ये नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। ये लास्ट ईयर तक नहीं हुआ करता था, जैसा मैंने अभी प्रीवियसली समझा ना, ZIT, बस उतना ही कंसेप्ट हुआ करता था और कुछ भी नहीं होता था। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना खुद का कुछ नया कंसेप्ट बना दिया है, ठीक है। उन्होंने कोई भी अपना नया कंसेप्ट नहीं बनाया। जो हमने बेसिक केमिस्ट्री सीखी है ना, उसी बेसिक केमिस्ट्री को एक महान फॉर्मूले का रूप दे दिया है। देखो तुम लोगों ने मोल एनालिसिस सीखी है ना, 11th स्टैंडर्ड में मोल एनालिसिस सिखाया था मैंने तुमको।
तो जो मोल मोल एनालिसिस तुमको 11th स्टैंडर्ड में सिखाई गई थी, वो मोल मोल एनालिसिस से तुम क्या सीखे थे कि मान लेते हैं आपको एक रिएक्शन दी है, रिएक्टेंट आपको दिया है 2 टाइम्स ऑफ ए और उससे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है 3 टाइम्स ऑफ बी। अगर मैं तुमसे ये कहूँगी कि यहाँ पे जो ए है, इस ए के मोल्स आपके पास है 11, और मैं अगर आपसे ये पूछूंगी कि आपको यहाँ से बी के मोल्स कितने हैं ये पता लगाना है, तो तुम मुझे क्या कहोगे, मैडम मोल मोल एनालिसिस करो। तो मैं बोलूँगी हाँ कर लेते हैं। कैसे करोगे बताओ? आप लिखोगे ना मोल्स ऑफ ए अपॉन 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन 3। याद आ रहा है? याद आ रहा है? जहाँ पे ए कौन है आप लोगों का? रिएक्टेंट, और आपका बी कौन है बोलो? प्रोडक्ट। तो मैं क्या यहाँ से अगर मुझे ए के मोल्स दिए हैं तो क्या मैं प्रोडक्ट के मोल्स ही निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। बस सेम इसी कंसेप्ट को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक ने यूज किया है। कैसे यूज किया ध्यान से समझेंगे। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करते हैं तो हमें रिएक्टेंट कितना है ये तो पता होता है ना। अगर मान लेते तुम खाना बनाना शुरू कर रहे हो तो तुम्हें ये तो पता होता है ना कितने लोगों का बनाना है। एग्जैक्टली तो आपके पास इनिशियल कितना रिएक्टेंट है आपको ये पता होता है। उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बनेगा ये आपको ढूंढना है। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या सोच रहे हो कि मैडम अगर आप मुझे ये बोलोगे कि 3 किलो मैं तुझे कोयला दे रही हूँ, उस कोयले से बता तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, तो बेसिकली आई एम आस्किंग अबाउट प्रोडक्ट क्वांटिटी, बट रिएक्टेंट की क्वांटिटी ऑलरेडी मुझे दी हुई है। तो लाइक अगर मैं ऐसा कहूँ कि कॉपर 2+ मेरे पास पहले से था, उस कॉपर 2+ ने खुद को कन्वर्ट कर लिया कॉपर में, तो मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस कॉपर 2+ के बारे में गिवन होती है, और मुझे बेसिकली इस कॉपर के बारे में, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, इसकी सारी इंफॉर्मेशन यानी कि इसके मोल्स मुझे कैलकुलेट करने होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? मुझे इसके मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं, है ना। मुझे रिएक्टेंट की सारी जानकारी दी होती है, मुझे प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो तुम्हें जो मैंने ऊपर मोल मोल एनालिसिस सिखाई, इस मोल मोल एनालिसिस को देखकर क्या तुम ये नहीं कह सकते कि मैडम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 2/3? ये देखो ये 2 यहाँ चला गया मल्टीप्लाई में, है ना, ऐसा मैं लिख सकती हूँ। अच्छा, जहाँ पे 2 बोलो क्या है? 2 कुछ नहीं है, स्टोक्योमेट्री है। किसकी स्टोक्योमेट्री है? रिएक्टेंट की। जहाँ पे 3 क्या है? स्टोक्योमेट्री है। किसकी? प्रोडक्ट की। बस इन्हीं स्टोक्योमेट्री के रेशियोज को तुम्हारी बुक वाले ने एक नाम दे दिया है मोल रेशियो। और जब मैं तुमसे यहाँ कहती हूँ ना कि अगर आपको वेट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो आपको प्रोडक्ट के मोल्स पता होने चाहिए, तो आपका बुक वाला कहता है कि ठीक है मैडम, प्रोडक्ट के मोल्स कभी हमें हेलो करते हुए जाएंगे थोड़ी ना कि हेलो मैडम हम प्रोडक्ट के मोल्स जा रहे हैं, आप गिन लो हमको। तो वो आपको सिंपली ये कहता है कि आप क्या करो, प्रोडक्ट के मोल्स निकालने के लिए आप रिएक्टेंट्स के मोल्स का यूज करो, क्योंकि रिएक्टेंट तो आपको पता ही होगा कि आपने 1 किलो लिया, 3 किलो लिया, 5 किलो लिया, 2 ग्राम लिया, 6 ग्राम लिया, 2 मिलीग्राम लिया, तो हम रिएक्टेंट्स के मोल्स का इस्तेमाल करो। बट हाँ, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को जब आप यूज करोगे प्रोडक्ट ऑफ मोल्स निकालने के लिए, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस चीज से? मोल रेशियो से। ठीक है, अब ये मोल रेशियो कहाँ से आया, कैसे आया, ये वाली चीज देखो मैंने तुम्हें नीचे बताई। ये समझे ये मोल रेशियो कहाँ से आया? तो बेसिकली मोल रेशियो कुछ नहीं होता है, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, वही चीज है। अब लेकिन हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर तुम्हें मोल रेशियो दिया गया या फिर एक रिएक्शन दी गई, तो तुम मोल रेशियो कैसे निकालोगे, उस पर अगर बातचीत करनी है। तो मोल रेशियो निकालने के लिए तुम्हारी बुक वाले ने ही तुम्हें एक बहुत ही सिंपलिस्टिक फॉर्मूला गिवन दिया है। ये जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब हम लोग इस फॉर्मूले पे डिस्कशन करेंगे कि ये चीज़ क्या है, कैसे आई, क्या था, क्या नहीं था। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी तुम बस इस चीज़ को याद रखोगे कि ये है आप लोगों के मोल रेशियो का फॉर्मूला। मैं अलग से इसे कोई फॉर्मूला नामक बताकर यहाँ पे कोई हवा क्रिएट नहीं करना चाहती, बट इसको बस याद रखोगे कि ये चीज़ होती है। हो सकता है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए पूछा जा सके कि व्हाट इज मोल रेशियो, तब तुम्हें लिखना पड़ेगा कि ये है मोल रेशियो। तो यहाँ से ये बेसिकली एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि मोल रेशियो क्या है। ठीक है, अच्छा अब बात ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं। बहुत ही सिंपल है, आप क्या करो, Q डिवाइडेड बाय 96500 कर दो। अब कई बार होता है Q नहीं पता होता है, तो आप Q की जगह क्या लिख दो, IT अपॉन में 96500 लिख दो। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है बेसिकली आप उस इंफॉर्मेशन का क्या करो, प्रयोग करो। और मोलर मास तो तुम्हें पता ही रहेगा कि उस पर्टिकुलर या एटॉमिक मास जो भी वहां पे रहेगा। तो ये इस तरीके से बुक वाले ने कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोड्यूस हुए हैं ये पता लगाने के लिए
आप लोगों को ये पूरा का पूरा कंसेप्ट दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे बुक में एक्चुअली बहुत ज़्यादा खिचड़ी मचाकर उस चीज़ को समझाया गया है। तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने तुम्हें बताया कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का वेट निकालना है तो आपको मोल्स इनटू मोलर मास तो देखो करना पड़ेगा। प्रोडक्ट के मोल्स हम कैसे पता लगाएंगे? प्रोडक्ट के मोल्स कभी हेलो करके तो बोलेंगे नहीं, तो उसके लिए हमने सोचा कि रिएक्टेंट की हेल्प ली जाए। तो रिएक्टेंट की हेल्प लेने के लिए हमने क्या कहा, प्रोडक्ट के मोल्स निकालने के लिए हम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, मोल रेशियो कर दो, है ना। बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की जगह पे मैं इन दोनों क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। फिर अगर मुझे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कैसे पता चलेंगे, तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को पता लगाने के लिए हम लोग उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अगर क्यों नहीं दिया है, आईटी मतलब करंट और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो ये देंगे। तो ये टोटल 4 वो चीजें हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा याद रखनी है, और यही आप लोगों की बुक में फेराडेज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। अदरवाइज लास्ट ईयर तक तुम लोगों की जिंदगी काफी खुशहाल हुआ करती थी, इस साल तक उन्होंने खिचड़ी मचा दी और तुमको ये याद रखना है। बट इनडायरेक्टली अगर कोई तुमसे पूछेगा कि फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, तो तुम यही बोलोगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रोड पे कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये उसके बारे में हमें जानकारी देता है। दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये था। अब इसके बारे में तुम लोगों को पेपर में डेरिवेशन पूछा जा सकता है डेफिनेटली। तो डेरिवेशन जिस तरीके से टेक्स्ट बुक में लिखा है वो तो बहुत ही मतलब लंबा भी है और गंदा भी है। तो हम देख लेते हैं कि टारगेट में उस चीज़ को अच्छे से लिखवाया है कि नहीं लिखवाया। अगर नहीं लिखवाया होगा तो फिर मैं लिखवा दूंगी, बट एक बार पहले टारगेट को चेक कर लेते हैं। तो इसमें कहाँ है ये वाला पार्ट, उसको ढूंढ लो पहले। तो हाँ देखो ये है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे कैसे एक फॉर्मेट ने पूछा है। जैसा मैंने कहा था इस बार तुम्हारी बुक में फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करके हेडिंग दी ही नहीं है, तो कभी क्वेश्चन वैसा आएगा भी नहीं। बट तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन पहला लॉ था कौन सा सेकंड लॉ था। देखो इस लिखा भी एनसीईआरटी में क्या है वो चीज़। तो ये जो क्वेश्चन है ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, और इसको बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिख के दिया टारगेट ने। तो इसमें मैं कुछ नहीं करवा रही हूँ, ये ऐसे का ऐसा ही तुम्हें अपनी नोट्स कॉपी में कॉपी करना है, ठीक है। तो ये वाला काम तुम लोगों का आज का रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और ये क्वेश्चन लिखोगे, ये भी तुम्हें अपनी नोट्स कॉपी में इंक्लूड करना है। ये 2 क्वेश्चंस हो गए। और तीसरा क्वेश्चन जो मैं तुम्हें देना चाह रही हूँ वो ये रहेगा। अगर कोई तुमसे पूछे डिफाइन मोल रेशियो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मोल रेशियो ये होता है। इसको लिखोगे कैसे, स्टेटमेंट बना के लिखोगे। मोल रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द हाफ रिएक्शन टू द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन दी हाफ रिएक्शन। मतलब जो चीज फॉर्मूले में लिखी है उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करोगे, और स्टेटमेंट में लिखने के बाद उसको फिर क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, और उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे ये रिएक्शन लिखोगे। और ये रिएक्शन मतलब ये वाली रिएक्शन, एक मिनट, अच्छा रुको, ये जो ऊपर रिएक्शन दी है कॉपर 2+ वाली, मैं इस रिएक्शन की बात कर रही हूँ। इस रिएक्शन को लिखोगे और लिख कर दोगे कि फॉर दिस रिएक्शन मोल रेशियो इक्वल टू 1/2। खत्म। ये तुम लोगों का काम है आज का। अब हम लोगों का जो कल का काम रहेगा वो ऑब्वियस है कि आप लोगों को जो बी पार्ट दिया हुआ है ना, ये बी पार्ट, ये बेसिकली बी पार्ट कुछ और नहीं बल्कि तुम लोगों का फेराडेज लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। तो कल हम ये सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, और साथ ही में छुटकू सा जो एक डेरिवेशन बच गया है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस चीज को यहाँ रोकते हैं। तो आज का काम तुम लोगों का टोटल क्या है, इस वीडियो से 3 क्वेश्चन है, पुराने वाले वीडियो से टोटल 4 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन तुम लोगों की नोट्स कॉपी में होने चाहिए, ठीक है।